Today I brought the concept of money supply. Actually, being teaching economics, I personally feel sometimes economics is a very boring subject. But tried. It was really interesting for you all because of this colorful chart I made. Let's see the concept of money supply. So, money supply. So, can you see it properly? So this is the concept of money supply. So let's begin with this. Money supply. Firstly, we'll talk about the definition that refers to total number of money held by public at a particular point of time in an economy. So you see an economy. So it refers to the total volume of money held by public. So it is talking about the public विच इज एन इकोनॉमी में जो पब्लिक है उनके पास जो पैसा है जो उन्होंने हेल्ड करके रखा है अपने पास है वो मनी सप्लाई है बिकॉज दे आर मनी यूजर सेक्टर्स. सो मनी यूजर सेक्टर्स कौन से हैं? वन इज द पब्लिक एंड अदर इज द बैंक्स, अदर इज द बिजनेस फर्म्स. सो पब्लिक और साथ में बिजनेस फर्म जो है इन्होंने मनी सप्लाई बिकॉज ये जो मनी है इन लोगों की मनी सर्कुलेशन में आती है. पब्लिक मीन्स मनी हेल्ड बाय इंडिविजुअल एंड बिजनेस फर्म. सो इज इट अ स्टॉक कॉन्सेप्ट और अ फ्लो? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्या ये स्टॉक है, क्या ये फ्लो है? Obviously a stock concept because you can easily identify through the definition that it is at a particular point of time. एक particular point of time पे जैसे 31st December, 31st March, 1st January एक particular time पे इसका supply क्या है तो it's a stock concept. तो आपको यहीं से पता चल रहा है. उसके बाद मेजर्स को मनी सप्लाई, पहले एक मनी जो है बहुत नैरो कॉन्सेप्ट था बट आफ्टर बीइंग मेजर्स के बाद M1, M2, M3, M4 के आने के बाद we can easily measure money and now money is not at all a narrow concept. So M1 is also known as transaction money. So why we are calling as a transaction money? Because M1 is consists of currency and coins with the public. ट्रांजैक्शन मनी क्यों है? क्योंकि जो आपकी ट्रांजैक्शंस होंगी या तो वो करेंसी के अंदर होंगी या वो कॉइन के अंदर होंगी या डिमांड डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं बिकॉज डिमांड डिपॉजिट्स की कमर्शियल बैंक के पास वही हैं जो आप लोगों की मनी कमर्शियल बैंक्स मीन SBI, HDFC, ये प्राइवेट पब्लिक बैंक्स जो भी हैं जो आप लोगों का पैसा आपने सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में डलवाया हुआ है दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स. और उसके बाद है अदर डिपॉजिट्स विद द RBI जिसके अंदर आते हैं अदर डिपॉजिट्स विद RBI मीन्स दैट दीज आर द डिपॉजिट्स विच आर other than government and commercial banks के डिपॉजिट दैट मे बी ऑन द बिहाफ ऑफ वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बिहाफ पे या फॉरेन गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो RBI के पास पैसा है वो भी इसमें ऐड होगा ट्रांजैक्शन मनी में. So currency money is also known as fiat money. What is fiat money? Fiat money is a order given by the government to use that particular item as a act as money. So also known as legal transaction money. So M1 को हम legal transaction tender money क्यों बोलते हैं? Because this is make payments of legally make payments, make deferred payments. So legally used as to make the payments. Let's move to इसके बाद आगे अब हम देखेंगे नेक्स्ट हम करने वाले हैं कि डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स के अंदर क्या क्या आता है. सो लेट्स सी. कैन यू सी प्रॉपर्ली? सो आई थिंक यू कैन सी प्रॉपर्ली नाउ. Demand deposits with commercial banks, so only net demand deposits are included. It's very important that only they are considering the net demand deposit. That means that that is the money held by public with them, like consist of their saving account and their सेविंग अकाउंट और जो भी उनका करंट अकाउंट में पैसा है जो इंटर बैंक डिपॉजिट्स हैं मतलब एक बैंक ने दूसरे बैंक के पास अपना पैसा रखवाया वो इसके अंदर नहीं आता. सो ओनली यू व्हेन यू कैलकुलेट M1, जब आप M1 कैलकुलेट करेंगे तो आपको डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक में ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स लेने हैं, इंटर बैंक डिपॉजिट्स को एक्सक्लूड करना है. देन अदर डिपॉजिट विद RBI, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट दिस इज इंक्लूड डिपॉजिट्स बाय RBI on behalf of foreign banks and World Bank, IMF, और इसमें ये डिपॉजिट नहीं आएंगे इंडियन गवर्नमेंट या कमर्शियल बैंक्स के. देन M1 is the M1 is most liquid. Why it's most liquid? Why this M1 was most liquid? Because this thing is that it consists of currency and coins.
सो दिस इज ऑन डिमांड डिपॉजिट एंड दिस इज मोस्ट लिक्विड। M2 के अगर हम M2 के पास चलते हैं तो M2 में सेविंग टाइम डिपॉजिट्स आ जाते हैं जो कुछ टाइम के लिए डिपॉजिट्स होते हैं विद पोस्ट ऑफिस बैंक। यू नो पोस्ट ऑफिस बैंक के आप जाएंगे, आप विड्रॉ करा लेंगे, ऐसा नहीं होता, कुछ टाइम के बाद यू कैन विड्रॉ। तो दिस इज नॉट एज लिक्विड एज M1, तो थोड़ा सा M2 जो है वो थोड़ा नॉट मच लिक्विड। सो इट्स अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, नॉट एज लिक्विड एज M1। M3 पे चलेंगे। M3 is also a measure of money supply. M1 is plus net time deposits with banks. So this is M1 plus net time deposits with banks. So net time deposits I've already discussed. You don't have to take, you don't have to take that interbank deposits. सिर्फ जो लोगों का पैसा है वही आएगा इसमें। M1 में अगर हम net time deposits ऐड कर दे तो M3 बन जाएगा। तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर ये चीज है कि आप इसमें डिपॉजिट्स विद RBI नहीं ले रहे। M4 में देन M3 इज उसके भी कम लिक्विड है M3। देन M4 जो है वो सबसे लीस्ट लिक्विड है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ M3। M4 किससे बनेगा? M3 से। M3 से फॉर्म हुआ है प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। टोटल डिपॉजिट्स आप लेंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के एक्सक्लूडिंग NSE, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स जो हैं ये नहीं आएंगे इसके अंदर। पोस्ट ऑफिस के आएंगे डिपॉजिट्स बट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स नहीं आते। दिस इज M4 एंड दिस इज दिस इज द लीस्ट लिक्विड। ये कैसा है? लीस्ट लिक्विड है। सो दिस इज द concept of money supply, and if there is any problem you can comment down and I'll discuss with that. So thank you for watching.